गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 एक कहानी ये भी। इसकी लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्लास 9th में आपने कृतिका का एक चैप्टर पढ़ा था, मेरे संग की औरतें। वो भी मन्नू भंडारी जी के द्वारा ही लिखा गया था। मन्नू भंडारी जी अपनी रचनाओं में स्त्री शिक्षा, स्त्री के ऊपर हो रही जो अत्याचार है या स्त्री की जो एक स्त्री की क्या कमज़ोरियां हैं और उसे किस तरह उन कमज़ोरियों से उभर कर आना है, उनके विषय में इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। तो आइए हम पहले लेखिका का जीवन परिचय जान लें। हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म हुआ 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में। बाद में इनके परिवार अजमेर राजस्थान आकर रहने लग गया। मन्नू भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा थी वो अजमेर से ही पूरी की। स्नातक तक की परीक्षा बनारस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। इनके उपन्यास थे आपका बंटी, महाभोज, पटकथाएं थी इनकी फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए रंजनी, स्वामी, निर्मला, दर्पण इत्यादि। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी, इनकी जो रचनाएं थी उनमें सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। उन्होंने स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, पारिवारिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों को आत्मीय अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो मन्नू भंडारी जी ने अपनी रचनाओं में पारिवारिक जीवन तथा उनके विभिन्न वर्गों को इंगित किया है। मन्नू भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। प्रस्तुत पाठ एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उसके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया। इस अंश में लेखिका ने किशोर जीवन की घटनाओं के साथ उसके पिताजी और उसके कॉलेज की प्राध्यापिका एक शीला अग्रवाल का नाम विशेष रूप से उभर कर आता है। लेखिका द्वारा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने का आरंभिक पड़ाव को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, प्रकट किया गया है कि किस तरह एक साधारण सी जो लड़की है वो किस तरह असाधारण बन गई, अर्थात घर परिवार में रहने वाली लड़की बाहर गोष्ठियों में जाने लगी, नारे लगाने लगी। इसके अलावा 46-47 की आज़ादी की लड़ाई में उसकी भागीदारी, उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के तरीके का प्रभावपूर्ण दर्पण है। लेखिका बताती है कि उसका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ, लेकिन उसे याद है कि अजमेर में जहाँ पिता रहते थे वहाँ अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या उन्हें डिक्टेशन देते रहते थे। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती हुई लेखिका, मतलब सबकी आज्ञाओं का पालन करती थी, सबकी इच्छाओं का पालन करती हुई लेखिका की जो बेपड़ी मार थी। पिताजी अजमेर में पहले जब इंदौर में रहते थे तो वहाँ उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वे कांग्रेस के साथ समाज सुधारक कार्यों में लगे रहते थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश न देकर विद्यार्थियों को अपने घर भी पढ़ाया करते थे। इस तरह उनकी दरियादिली के खूब चर्चे होते थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील थे तो दूसरी ओर वे बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। अजमेर में
आर्थिक संकट के कारण पिताजी अजमेर आ गए, इंदौर से अजमेर आ गए। पिताजी को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ गया, आर्थिक तंगी हुई, अभावों के कारण उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। कहा जाता है कि कुछ आत्मीय जनों का विरोध भी हुआ था, धोखा भी दिया गया था उन्हें, जिस कारण उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश के अधूरे कार्यों को पूरा किया, जिससे यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, किंतु अर्थ नहीं मिला। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया। आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर न पड़े, इसका हमेशा प्रयास करते रहे वे। और दूसरी ओर अभावों की और खिसकते जाने के कारण उत्पन्न क्रोध माँ पर बरसता, मतलब उनको आर्थिक अभाव थे, तंगी थी, तो इन सब का असर लेखिका की माँ पर आता। अपनों के हाथों गहरी चोट खाए पिताजी का विश्वास शक्की हो गया था, इतना शक्की स्वभाव कि उसकी चपेट में लेखिका और उसके जो भाई बहन थे वो भी आ चुके थे। तो पिताजी को अपने आत्मीय जनों से धोखा मिला था, जिसके कारण उनके मन में शक ने स्थान ले लिया था। तो इस शक की चपेट में लेखिका और उसकी जो भाई बहन थे, 2 बहनें और 2 भाई, वो सब इसकी चपेट में आ चुके थे। और अभावों के कारण, आर्थिक अभावों के कारण जो ज़्यादा असर जो था उनका क्रोध, पिताजी का जो क्रोध था वो लेखिका की माँ पर बरसता था वो ज़्यादा। तो उसके कारण उनकी माँ को काफ़ी सुनना पड़ता था, पिता के क्रोध का सामना करना पड़ता था। हम सब का मतलब लेखिका और उसके भाई बहन। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का बहुत प्रभाव था। लेखिका बताती है कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने उनके दिल में हीन ग्रंथियों को जन्म दिया। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी और लेखिका जो थी वो काली थी। और लेखिका की उससे 2 साल जो बड़ी बहन थी वो बहुत ही गोरी थी, जिसका नाम था सुशीला। और पिताजी सुशीला के साथ लेखिका की हमेशा तुलना करते हुए उसकी प्रशंसा करते थे, जिससे लेखिका के हृदय में हीन भाव की ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक वह उससे उभर नहीं पाई। लेखिका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी इन सब चीज़ों से उभर नहीं पाई थी, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो गोरा रंग जो था उनकी कमज़ोरी थी। और वो लेखिका की और उनकी बड़ी बहन सुशीला की हमेशा तुलना करते रहते थे और सुशीला की प्रशंसा भी हमेशा करते रहते थे। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना चाहा, केवल दिया ही। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था। इतने पर भी उनकी त्याग, उनकी सहिष्णुता मेरे लिए एक आदर्श न बन सका। अब लेखिका बताती है कि उसका पड़ोस कैसा था, एक परिवार जैसा था। और आज के समय का जो पड़ोस है उसकी तुलना लेखिका अपने पड़ोस से करती है, अपने बचपन के पड़ोस से करती है। लेखिका याद करती है कि उसके ज़माने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी, सभी परिवार के हिस्सा होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेलों की जो सीमा होती थी वो परिवार की दीवारें होती थी। तो लेखिका ने कहा आज के समय में और उस समय में उसका बचपन को जो समय था उसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले क्या होता था, पड़ोस भी परिवार के समान ही होता था। अब क्या है कि अब पड़ोस में भी कोई रहता है तो किसी को कोई उसकी खबर नहीं होती है।
यह सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी। अपने बचपन के समय के पड़ोस कल्चर को याद कर, महानगरों के फ्लैट कल्चर को देख सुकून मिलता है कि वे दिन कितने अच्छे थे। लेखिका को जब अपने बचपन के पड़ोस के दिन याद आते थे, पड़ोस का कल्चर याद आता था, तो उसे बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था कि वो दिन कितने अच्छे थे। उसकी अपनी कहानियों के पात्र वे ही हैं जिनके साथ किशोरावस्था की उसकी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उसकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है कि उस समय के दास साहब महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे थे। तो लेखिका को अपना पड़ोस कल्चर बहुत याद आता है और उसको याद करके उसे बड़ा सुकून भी मिलता है कि हमने वो दिन, लेखिका कहती है कि हमने वो दिन भी बिताए हैं जब हमारा पड़ोस जो था एक परिवार के समान होता था। यहाँ मेरे लिए ये आश्चर्य का विषय था। लेखिका बताती है कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों बड़े भाइयों के पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। लेखिका कहती है जब उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई और उसके जो दोनों भाई थे वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए, लेखिका अब अकेली रह गई थी, छोटी थी सबसे। तो अब उसे पता चला हाँ कि मेरी भी कुछ इम्पोर्टेंस है इस घर में। पिताजी यद्यपि मेरी योग्यताओं क्षमताओं को रसोई तक ही सीमित करना चाहते थे, किंतु घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़ों की बहस सुनने का अवसर अवश्य देते थे। पिताजी चाहते थे कि वो रसोई का ही काम करे लेखिका, लेकिन जब उनके घर में कोई राजनीतिक पार्टी आती थी, कुछ भी होता था, सभाएं होती थी, तो लेखिका को ज़रूर साथ बिठाते थे। उन चर्चाओं में पार्टियों की नीतियां और उनके आपसी विरोध मतभेद को समझकर लेखिका समझती थी और वो सारे उनके अनुसार कार्य भी करती थी। किंतु देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों की चर्चाओं से उनका मन ज़रूर आक्रांत रहता था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने से जब मेरा परिचय हुआ, मेरा अर्थात लेखिका का, उसकी साहित्य संसार में प्रवेश पाने की प्रेरणा दी उसने, शीला अग्रवाल ने। और मैं एक के बाद एक शरद चंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा की किताबें पढ़ती रही, हड़तालें करती रही, नारे लगवाती, सड़कें नापती। ये सब पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना उल्टा उनसे बहस करने लगी। लेखिका कहती है मैं पिताजी के क्रोध की चिंता नहीं करती थी, अब तो उल्टा उनसे बहस करने लग गई थी। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। राजेंद्र के साथ शादी करने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। तो लेखिका की शादी हुई राजेंद्र से और शादी के बाद भी उनका ये सिलसिला चलता रहा। मेरे कॉलेज से पिताजी के लिए एक पत्र आया, लेखिका के कॉलेज से पिताजी के नाम एक पत्र आया कि आप आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। पिताजी को बहुत गुस्सा आया जब प्रधानाचार्य का पत्र आया कि आपको स्कूल कॉलेज में बुलाया है और मेरी गतिविधियों के बारे में बताना चाहते हैं, और कहने लगे ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे वे स्कूल और मैं डर के मारे पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौट कर आए तो बहुत खुश थे और कहा बड़े गर्व से कहकर
आए थे कि ये तो पूरे देश की आवाज़ है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे और मैं अवाक थी, हैरान थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी मेरे लिए कुछ इस तरह भी सोच सकते हैं, क्योंकि जब वो कॉलेज गए थे तो बड़े ही गुस्से में गए थे और जब वो वापस लौटे तो उन्हें मुझ पर गर्व था। तो ये जो परिवर्तन था इसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। पिताजी के 2 मित्रों की चर्चा के केंद्र में मैं अर्थात लेखिका। एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाज़ार पर विद्यार्थी इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में कुछ बातें कहीं। क्या कहा कि मन्नू की मत मारी गई है जो हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है। इतना कहकर वो चले गए। तो पिताजी के एक मित्र थे जिसने लेखिका को बाज़ार में हड़ताल करते हुए और नारे लगाते हुए देख लिया और उन्होंने आकर पिताजी को ये कह दिया कि तुम्हारी पुत्री की, तुम्हारी बेटी की मत मारी गई है जो इस तरह का कार्य कर रही है। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। इन सबसे बेखबर मैं घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल जी बैठे थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तो चौपड़ बाज़ार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया, ऐसा उनके मित्र ने, एक दूसरे मित्र ने कहा। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, ऐसा उन्होंने कहा। वे यूं तारीफ करते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। पिताजी को इतनी मेरी तारीफ सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। भीतर चले जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात भी बताई तो मैंने राहत की सांस ली। डॉक्टर साहब की प्रशंसा का कारण लेखिका याद कर रही थी कि उस समय उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। ये भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उनकी प्रशंसा का कारण रहा होगा, किंतु पिताजी कितने ही तरह से अंतर विरोधों में जीते थे। वे एक ओर अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति सजग भी रहते थे। कॉलेज प्रशासन ने एक और लड़कियों को भड़काने के लिए कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 47 में एक नोटिस थमा दिया तो दूसरी ओर हुड़दंग न मचे इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। फिर तो कॉलेज के बाहर रहकर हुड़दंग मचा। कॉलेज वालों ने अगस्त में 3rd ईयर वापस से खोल दिया। जीत की खुशी हुई परंतु प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। चिर प्रतीक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की खुशी। ठीक है, तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।